नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से बीपीएस क्लासेज में। दोस्तों, हमने कल जो रेस्पिरेशन में जो हमने स्टार्ट किया था, उसमें हम रेस्पिरेशन जो एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे, यानी वायवीय श्वसन जो हम पढ़ रहे थे, उस वायवीय श्वसन में 4 स्टेप थी। उनमें से हमने ग्लाइकोलाइसिस जो एक स्टेप थी वो पूरी कर ली थी। ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ था, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ कि वहाँ पर अपने पास ग्लाइकोलाइसिस में क्या था, ग्लूकोज था। और ग्लूकोज को हमने विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स के माध्यम से दो पायरुविक एसिड यानी दो पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन का होता है, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का। तो हमने वहाँ पर क्या किया कि ग्लूकोज को किस में तोड़ा, दो पायरुविक एसिड में यहाँ पर हमने तोड़ लिया है। और उसी के साथ हमने क्या बना दिया है, दो पायरुविक एसिड। यहाँ पर हमें ऊर्जा का जो उत्पादन हुआ था, जो कि श्वसन का मेन लक्ष्य भी है, 2 NADH2 मिले थे। और एटीपी की बात करें तो 4 प्राप्त हुए थे, 2 खर्च हो गए थे, तो 2 एटीपी हमें यहाँ पर प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो ऊर्जा के रूप में अगर माना जाए तो 2 NADH2 आगे जाकर हमें 6 एटीपी देंगे और 2 एटीपी सबस्ट्रेट से हमने प्राप्त कर लिए थे। तो ऊर्जा के मामले में अगर नेट बोला जाए तो नेट हमें यहाँ पर 8 एटीपी का उत्पादन मिलता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आगे भी काम आने वाला है। चलो, अब ये रिएक्शन हो गई अपने पास। ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या बचा है, यहाँ पर 2 पायरुविक एसिड के अणु बचे हैं। पायरुविक एसिड कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। चलो, अब आगे रिएक्शन में भाग कौन लेगा, पायरुविक एसिड। और आगे जो सेकंड रिएक्शन है उसका नाम क्या है, लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन या एसिटाइल को एंजाइम के निर्माण वाली रिएक्शन। एक को एंजाइम ए, इसका नाम बहुत बड़ा है इसलिए मैंने नहीं दिया, आपको केवल एसिटाइल को एंजाइम ए फॉर्मेशन यानी निर्माण याद रखना है। शॉर्ट में आप एसिटाइल को एंजाइम ए भी रख सकते हो। गेटवे रिएक्शन भी बोलते हैं, लिंक रिएक्शन भी बोलते हैं, हिंदी में बोलो तो इसको जुड़न अभिक्रिया भी कहा जाता है। जुड़न अभिक्रिया, वो समझ में आ जाएगा आपको क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो देखो पायरुविक एसिड, फिर यहाँ पर लिंक रिएक्शन, ठीक है, उसके बाद आता है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र आता है। तो देखो पायरुविक एसिड और ये सब किस में बना है, ग्लाइकोलाइसिस में। किस में बना है, ग्लाइकोलाइसिस में ये बना हुआ है। तो फर्स्ट वाली ग्लाइकोलाइसिस और थर्ड वाली क्रेब्स साइकिल। तो जो सेकंड वाली रिएक्शन है लिंक रिएक्शन, इसका नाम लिंक इसलिए रखा गया है कि ग्लाइकोलाइसिस को और क्रेब्स साइकिल को ये दोनों को जोड़ती है, इसलिए इसका भी क्या रखा गया है नाम, लिंक रिएक्शन। गेटवे रिएक्शन या फिर इसमें एसिटाइल को एंजाइम ए का निर्माण होता है, इसलिए इसको एसिटाइल को एंजाइम ए भी कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो, अब लिंक रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे 2 पायरुविक एसिड के अणुओं से। अपने पास यही है जो हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ग्लाइकोलाइसिस की समाप्ति पर हमें 2 पायरुविक एसिड प्राप्त हुए हैं। वो पायरुविक एसिड कहाँ पर जाएंगे, वो पायरुविक एसिड जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसके जो अंदर मैट्रिक्स भरा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना आपको याद होना चाहिए, श्वसन में बहुत उपयोगी है। देखो ये अपने पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। चलो इसको मैं थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया, चलो ये बाहरी वाली झिल्ली है और अंदर वाली झिल्ली इसकी क्या होती है, फोल्ड हो जाती है ऐसे, ठीक है, क्योंकि श्वसन पढ़ने से पहले आपको माइटोकॉन्ड्रिया जो कि उसका मेन ऑर्गन है श्वसन का, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये अंदर वाली झिल्ली ऐसे, ये वाली झिल्ली अंदर वाली झिल्ली है
ये देखो आपने देख रखी होगी मैं लाइन यहाँ पर, लेकिन ये झिल्ली अंदर जाकर फोल्ड हो जाती, ये उभार बना लेती है अंदर की साइड, फिर सीधी हो जाती है, फिर अंदर फोल्ड हो जाती है, फिर सीधी हो जाती है, फिर अंदर फोल्ड हो जाती है। जो ये फोल्ड हैं ये कहलाते हैं क्रिस्टी। क्या कहलाते हैं? क्रिस्टी कहलाते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, यानी आंतरिक झिल्ली। और इनर मेम्ब्रेन ही जब अंदर फोल्ड हो जाती है तो इसको बोलते हैं क्रिस्टी। और जो इसके अंदर भरा हुआ जो सारा द्रव्य है अंदर, ये अंदर आंतरिक झिल्ली के अंदर सारा द्रव्य भरा हुआ है, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? आधात्री या मैट्रिक्स। ठीक है। और इन क्रिस्टी के ऊपर छोटे छोटे से पिनहेड पार्टिकल पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं, सभी में पाए जाते हैं, मैं एक दो में यहाँ पर इसको डायग्राम बना देता हूँ, बाकी सब में पाए जाते हैं। इन पार्टिकल को बोलते हैं ऑक्सीजोम्स या ऑक्सीसोम, या इनको F1 F0 पार्टिकल भी कहा जाता है। ये भी योगदान देते हैं, ऑक्सीसोम भी किसमें? श्वसन में योगदान देते हैं। और इनर मेम्ब्रेन जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पर लास्ट वाली जो ETS रिएक्शन होती है वो इस पे चलती है। चलो अभी इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले हम बात करते हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स क्या होता है? ये होता है अपना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भरा हुआ द्रव्य होता है। यहाँ पर चले जाते हैं कौन? 2 पायरुविक एसिड। अब इनका भविष्य क्या होता है देखो, ये 2 बातें आपको पहले याद हो चुकी है, जैसे कि मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स में क्या होगा? लिंक रिएक्शन। ये कनेक्टिंग लिंक होती है किसके बीच में? कनेक्टिंग लिंक होती है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच में। ये कोई नहीं पूछेगा आपसे, हमेशा पूछा जाता है ये वाला पॉइंट, एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट है। आपको अगर एक लाइन याद रखनी है इसमें से तो ये याद रखना, एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसके अलावा यहाँ पर देखो, ग्लाइकोलाइसिस जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम ना तो CO2 बाहर निकालते हैं, ना O2 का यूज करते हैं, ना उसमें O2 लगती है। जब O2 नहीं लगती तो CO2 भी बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन यहाँ पहली बार CO2 बाहर निकल रही है लिंक रिएक्शन में, तो डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। तो आप जब भी कभी डी कार्बोक्सिलेशन सुनो तो वहाँ पर कार्बन क्या हो जाता है? माइनस, मतलब यहाँ पर पायरुविक एसिड में से कार्बन माइनस होगा, CO2 निकल गई, मतलब कार्बन की कमी होगी। और किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। मतलब ये पहली अभिक्रिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, लिंक रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस कॉमन प्रोसेस है अवायवीय और वायवीय श्वसन की, इसलिए वहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति मायने नहीं रखती है। यहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए, तभी क्या होगा? डिकार्बोक्सिलेशन होगा और पायरुविक एसिड में से कार्बन की कमी होगी, जिससे एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण होगा। चलो पहले मैं बता देता हूँ कि अपने पास 2 पायरुविक एसिड है जो क्या है? 3 कार्बन वाला है। ठीक है, तो देखो पहले अगर सिंगल लोगे, एक पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, ठीक है, तो यहाँ पे 2 ले रखे हैं क्योंकि 2 पायरुविक एसिड है, तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम एक एसिटाइल कोएंजाइम लेंगे। कोएंजाइम है, एसिटाइल कोएंजाइम नहीं है, ये केवल कोएंजाइम ए है। किसके साथ रिएक्शन करेगा? पायरुविक एसिड के साथ। ये कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। तो क्या होगा? यहाँ पर एसिटाइल बन जाएगा और कोएंजाइम में इसके जुड़ जाएगा, प्लस एक CO2 यहाँ पर बाहर निकल जाएगी। तो एक कार्बन बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बचा? 2 कार्बन, क्योंकि पायरुविक एसिड में कितने कार्बन थे? 3 कार्बन। तो पायरुविक एसिड, एक पायरुविक एसिड में जब एक कोएंजाइम में जुड़ेगा तो एक एसिटाइल कोएंजाइम में का निर्माण होगा और एक CO2 बाहर निकल जाएगी, जिसके कारण क्या होगा? जिसके कारण अपने पास यहाँ पर एक कार्बन की कमी हो जाएगी, एक CO2 बाहर निकलने के लिए। डिकार्बोक्सिलेशन यहाँ पर हो चुका है और क्या बन गया? एक एसिटाइल कोएंजाइम है। लेकिन अपने पास एक पायरुविक एसिड नहीं है, इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा? 2 पायरुविक एसिड। तो 2 पायरुविक एसिड रिएक्शन करेंगे तो एक के लिए जब एक आवश्यक है तो 2 के लिए 2 कोएंजाइम है, एक साथ 2 रिएक्शन मिला दिए, अलग अलग होती है लेकिन एक साथ मिला दिए। 2 पायरुविक एसिड 2 कोएंजाइम में लगेंगे और 2 क्या बनेंगे? एसिटाइल कोएंजाइम है।
तो 2 बनेंगे, प्रत्येक क्या है 2 कार्बन का, तो 4 कार्बन ये है और 2 CO2 बाहर निकल जाएगी, 4 और 2 6 हो गए। 2 पायरुविक एसिड में क्या है 6 कार्बन होते हैं। ये रिएक्शन हो गई, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया, एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए से क्या चलेगा, क्रेब्स चक्र चलेगा आगे। तो क्रेब्स और ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि पायरुविक एसिड किसका निर्माण है, ग्लाइकोलाइसिस का, और क्रेब्स किसका, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस से क्या बना है, पायरुविक एसिड बना है। और क्रेब्स साइकिल को कौन जोड़ रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम। तो पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बनता है और वो क्या होता है, क्रेब्स में चलता है, क्रेब्स में यूज होता है, क्रेब्स को स्टार्ट कराता है, क्रेब्स साइकिल को। तो बीच वाली कड़ी होगी ना, इसलिए इसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन या एसिटाइल कोएंजाइम में निर्माण, ठीक है। चलो इसमें जो यहाँ पर मैंने ये रिएक्शन का साइन लगा रखा है, तो ये अपने आप ही नहीं जुड़ रहे कि आपने 2 पायरुविक एसिड दे दिए, 2 कोएंजाइम दे दिए, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम है और 2 CO2 यहाँ निकल गई। CO2 का बाहर निकलना डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है, आपको ये पता होना चाहिए। और 2 कार्बन का यहाँ पे नुकसान हो गया। लेकिन इसके ऊपर कुछ उत्प्रेरक काम करते हैं, जैसे एक एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इस 5 तत्व होते हैं, इस रिएक्शन को संपन्न कराने के लिए 5 उत्प्रेरकों की जरूरत होती है, 5 केमिकल्स की जरूरत होती है, ऐसा बोल सकते हो। तो 5 तत्वों के एक समूह होता है, उसको ही बोलते हैं हम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। अब देखो पायरुविक एसिड पे काम हो रहा है, इसलिए इसका नाम पायरुवेट है। डिहाइड्रोजिनेज हो रहा है, मतलब यहाँ पर माइनस ऑफ हाइड्रोजन भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस ऑफ हाइड्रोजन भी होगा और माइनस ऑफ क्या हो रहा है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि डिकार्बोक्सिलेशन तो होगा ही सही, CO2 निकलेगी तो, लेकिन यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन मतलब माइनस ऑफ H2 और माइनस ऑफ CO2 भी होगा, ठीक है। लिंक रिएक्शन में दोनों ही होते हैं। अब देखो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स में क्या क्या है, एक तो NAD है, क्या है NAD, ठीक। एक थियामीन पायरोफॉस्फेट है, थियामीन पायरोफॉस्फेट TPP, ठीक है। एक है Mg+2 जो कि ग्लाइकोलाइसिस में भी सबसे महत्वपूर्ण था। एक है लिपोइक एसिड और एक है कोएंजाइम है। कोएंजाइम है तो ये यूज हो ही गया। NAD से क्या बन जाएगा, NADH2 यहाँ पर अपने पास बन जाएगा। एक पायरुविक एसिड से एक NAD बनता है, तो 2 पायरुविक एसिड से 2 NADH2 बनेंगे, ठीक है। ये इसका उत्पादन है, यानी प्रोडक्शन क्या है, 2 पायरुविक एसिड से 2 NADH2 बनेंगे। अब देखो ये NAD है ना, तो NAD में से NAD जो है उसमें क्या हो रहा है, H2 आकर जुड़ रहा है, तो क्या बन रहा है NADH2, ठीक है, NADH2। तो H2 कहाँ से आया होगा, H2 पायरुविक एसिड से आया है, तो पायरुविक एसिड में से H2 का निकलना क्या कहलाएगा, डिहाइड्रोजिनेशन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी निकलती है और वो निकलकर NAD को NADH2 में बदलती है। इसलिए आपने सुना होगा कि लिंक रिएक्शन में क्या उत्पादित होता है, कितनी ऊर्जा बनती है, NADH2, 2 NADH2 बनते हैं। यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन नहीं होता है डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पर हमें प्राप्त होता है केवल 2 NADH2, ठीक है। तो इसमें 5 तत्व काम आते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि कार्बोक्सिलेशन डिहाइड्रोजनेशन होता है। और आपको अंततः जो याद रखना है लिंक रिएक्शन का फायदा क्या है, फायदा ये है कि 2 पायरुविक एसिड में से हमने क्या किया, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बना लिए, 2 CO2 के मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिए और 2 NADH2 हमें एनर्जी के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा 2 एसिटाइल कोएंजाइम है से हम आगे की रिएक्शन चला सकते हैं। हमें लिंक रिएक्शन से क्या प्राप्त हुए, अंततः क्या प्राप्त हुआ है, 2 एसिटाइल कोएंजाइम है। तो हमारे पास अब क्या बचा है, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए और 2 NADH2 जो कि हम एनर्जी में लेंगे, ठीक है। चलो फिर बाद में जब मैं एनर्जी समराइज करूंगा उसमें मैं बता दूंगा कि हमने वहां पर ये पढ़ा था, क्लियर है। चलो अब 2 एसिटाइल कोएंजाइम को लेकर हम चलते हैं उसी माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, ठीक है। लिंक रिएक्शन को आपने कहीं पढ़ा होगा तो आप पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में भी पढ़ा होगा, लेकिन वो गलत है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में नहीं होती है, वहाँ पर केवल बीटा ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। पैरा माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में क्या होता है, केवल वसाओं का बीटा ऑक्सीकरण। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कभी भी, लेकिन जो
मैट्रिक्स लिंक रिएक्शन और जो क्रेब्स साइकिल है दोनों ही मैट्रिक्स में होती है, आपको मैट्रिक्स याद रखना है। चलो अब हम तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र पढ़ेंगे। अपने पास क्या है, ऊपर से हमें क्या प्राप्त हुआ है, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये अपना पास प्राप्त हुआ है। अब देखो अपने पास एसिटाइल कोएंजाइम ए और दूसरा अणु क्या है, वो भी एसिटाइल कोएंजाइम है, दो अणु है ना, तो इससे एक बार क्रेब्स साइकिल चलेगा और इससे दूसरी बार क्रेब्स साइकिल चलेगा। तो दो एसिटाइल से क्या चलेंगे, दो क्रेब्स साइकिल चलेंगे। तो क्रेब्स साइकिल एक सिंगुलर वर्ड है, लेकिन अपने पास चूंकि एसिटाइल कोएंजाइम दो हैं तो हमें जो क्रेब्स साइकिल है वो दो बार रन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम एक बार देख लेते हैं, फिर उसको डबल कर देंगे एनर्जी को जोड़कर। ठीक है, जो क्रेब साइकिल को देखो, हैंस क्रेब ने खोजा था, कबूतर की मांसपेशियों में खोजा था, ये मैंने नहीं लिखा, उसका नाम ही क्रेब से, तो उसको नोबेल पुरस्कार मिला था। श्वसन में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्रेब साइकिल है। ठीक है, इसको टीसीए साइकिल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रथम जो उत्पाद है बनने वाला, इस साइकिल में प्रथम उत्पाद क्या होता है, देखो मैं बताऊं तुम्हें कैसे होती है, यहाँ पर डिसाइड करता हूँ। एसिटाइल कोएंजाइम में आया, एसिटाइल कोएंजाइम ए आया, दो कार्बन वाला, और मैट्रिक्स में पड़े हुए ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो आपको जानकारी है, ओ ए कितने कार्बन वाला है, 4 कार्बन वाला। इससे जुड़ा कौन से एंजाइम की सहायता से, सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की सहायता से, और इसने बनाया क्या, दोनों ने मिलकर सिट्रिक एसिड जो नींबू में पाया जाता है, और ये है 6 कार्बन का। ठीक है, तो प्रथम जो उत्पाद है, प्रथम बनने वाला उत्पाद, प्रथम उत्पाद क्या है, सिट्रिक एसिड। एसिटाइल कोएंजाइम किसके साथ रिएक्शन किया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड साथ, ये 4 कार्बन वाला, ये 2 कार्बन वाला, दोनों जुड़कर क्या बन गया, सिट्रिक एसिड प्रथम उत्पाद, इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है, यानी सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसको कहा जाता है। अब सिट्रिक एसिड में क्या होता है, उसमें 6 कार्बन होते हैं, लेकिन उसमें ये 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। एसिड के फॉर्मूले में ऐसे 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, ये देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, ये ऐसा होता है सिट्रिक एसिड। तो 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होने की वजह से इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि TCA एसिड भी बोलते हैं। और सिट्रिक एसिड को क्या बोला है, TCA एसिड। क्यों? क्योंकि ट्राई कार्बोक्सिलिक समूह है, 3, इनको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। आपने IUPAC में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो इनको कार्बोक्सिलिक समूह बोलते हैं। ठीक है, 3 होने की वजह से ट्राई कार्बोक्सिलिक बोला जाता है इस एसिड को। तो बनने वाला पदार्थ सिट्रिक एसिड है, तो इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। और सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, सो इसे TCA यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। ये कहाँ होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही होता है। मतलब इसके सारे एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अब कोई भी आपको बायोलॉजी में कोई भी रिएक्शन दे दे, अगर वो पूछे कि इसके एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको दिमाग लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंजाइम जहाँ पर मिलेंगे वहीं रिएक्शन होती है। जैसे कोई बोले ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, बोला साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, समझ रहे हो ना, कि बोले कोशिका में पाचनकारी एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, लाइसोसोम में, क्योंकि लाइसोसोम पाचनकारी एंजाइम। कोई बोले स्त्रवण करने वाले एंजाइम, बोला ग्लाइक्सोसोम, सॉरी, उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि विभिन्न प्रकार के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, डिक्टियोसोम में, डोल्टन कॉम्प्लेक्स में, ठीक है,
अलग अलग प्रकार के एंजाइम आपसे कभी पूछ सकते हैं। तो जहाँ पर एंजाइम मिलेंगे वहाँ पर ही वो क्रिया होगी। जैसे क्रेब्स साइकिल के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है, मैट्रिक्स में। तो एंजाइम कहाँ मिलेंगे, मैट्रिक्स में मिलेंगे, सीधी बात है, ठीक है। तो ये से पूछ सकते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में सारे एंजाइम पाने के बावजूद भी क्रेब्स साइकिल का एक इम्पोर्टेंट एंजाइम है जिसको मार्कर एंजाइम बोलते हैं, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, ये नहीं पाया जाता है मैट्रिक्स में। अपवाद स्वरूप ये मैट्रिक्स में ना होकर ये आंतरिक झिल्ली पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, आंतरिक झिल्ली पर पाया जाता है। ये आपको बात याद रखनी है, ये आंतरिक झिल्ली पर मिलेगा। आंतरिक झिल्ली मैंने बताई थी आपको ऐसे करके, यहाँ पर, यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पे ना मिलकर इस यहाँ पे मिलेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन आपको इतना रहना चाहिए कि सब एंजाइम तो मैट्रिक्स में पाया जाता है, लेकिन कौन सा एंजाइम आंतरिक झिल्ली पे पाया जाता है, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसलिए बार बार पूछा गया है। इसका पहला प्रोडक्ट आपको पता है सिट्रिक एसिड होता है 6 कार्बन का। हाँ, आपको एक बात और याद नहीं, इस क्रेब साइकिल के पूरे एक साइकिल के दौरान एक क्रेब साइकिल में कितनी बार ऑक्सीकरण होगा, 4 बार ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण का वाला मतलब माइनस ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ O2 और माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चीज़ें हो सकती है। अगर किसी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उसमें पॉजिटिव साइन आ जाएगा, तो इसका मतलब वो ऑक्सीकरण हो गया है। किसी में हाइड्रोजन निकल जाए तो उसका ऑक्सीकरण हो गया है, और किसी में O2 जुड़ जाए तो उसका ऑक्सीकरण हो गया है। 3 तरह से ऑक्सीकरण हो सकता है, इनका उल्टा हो जाए तो उसको अपचयन कहा जाता है। ठीक है, 4 टाइम पर यहाँ पर क्या होगा, 4 बार ऑक्सीकरण होगा एक क्रेब साइकिल में। ठीक है, अब देखो एक क्रेब साइकिल में क्या क्या बनता है। तो आपको याद होना चाहिए कि एक क्रेब साइकिल में बनता है 3 NADH2, कितने, 3 NADH2 बनेंगे, एक FADH2 बनेगा, और एक ATP या इसको GTP बोल देते हैं, जो उसी टाइम पर तुरंत वहीं बन जाता है। इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल। मैंने बताया था आपको, ATS की जरूरत नहीं पड़े, डायरेक्ट प्राप्त हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल। तो यहाँ पर 3 तो बनेंगे, क्या, 3 तो बनेंगे NADH2, एक बनेगा FADH2, एक बनेगा ATP। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 3 NADH2 मतलब ये कहाँ जाएंगे, वाया ETC में जाएंगे, ETS में जाएंगे ना, वहाँ ये क्या प्राप्त करेंगे, नो ATP। एक का मतलब 3, तो 3 का मतलब नो ATP। ठीक है, एक FADH2, इसका मतलब होता है ये भी ETS में जाएगा, वहाँ पर क्या बनाएगा, 2 ATP। ठीक है, और एक GTP या इसको ATP, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलो या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलो, बात बराबर था। ये डायरेक्ट प्राप्त हुआ है, इसको सबस्ट्रेट, जहाँ पर क्रेब साइकिल चल रहा था वहाँ पर डायरेक्ट मिला है। ETS में जाकर क्या बनेगा इसका, तो इसका क्या है, एक ATP का एक ATP डायरेक्ट प्राप्त हो गया। तो कितने ATP हो गए, 12 ATP प्राप्त हो गए, किससे, एक क्रेब साइकिल से। और आपको पता है क्रेब साइकिल कितने चलेंगे, 2 एसिटाइल, एसिटाइल कोएंजाइम कितने, 2 हैं। तो एक एसिटाइल से एक क्रेब साइकिल, 2 एसिटाइल से दूसरा क्रेब साइकिल। तो एक क्रेब साइकिल के बारे में तो मैंने बता दिया, ये है। और टोटल इसका हिसाब किताब जो लगाया है वो ये वाला हिसाब किताब है, ये वाला। ठीक है, 9 ATP, 2 ATP और एक ATP, टोटल 12 ATP। लेकिन 2 बार चलेगा कौन, क्रेब साइकिल। तो जब 2 बार चलेगा तो भैया इसमें टोटल कितने बन जाएंगे, टोटल बन जाएंगे अपने पास 24 ATP यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है। क्रेब साइकिल एक बार दोबारा पढ़ना अगर आपको समझ में नहीं आया तो। एक क्रेब साइकिल चलेगा तो एक एसिटाइल कोएंजाइम ए यूज होगा, उससे 12 बनेंगे। अपने पास हमको पता है कि 2 पायरुविक एसिड से लिंक रिएक्शन में हम 2 एसिटाइल कोएंजाइम लाया है, तो 2 बार क्रेब साइकिल चलाएंगे तो एक बार 12 ATP, तो 2 बार कितने बनेंगे, 24 ATP हमें प्राप्त होंगे। अब देखो इसकी अंतिम अभिक्रिया जिसको बोलते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन या फिर ETC। आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन या अंतिम ऑक्सीकरण, टर्मिनल का मतलब क्या होता है, अंतिम ऑक्सीकरण।
या फिर ऑक्सीकारी पास्पोरिलीकरण पास्पोरिलीकरण का मैंने बता दिया आपको। एटीपी का बनना है क्या कहलाता है? पास्पोरिलीकरण। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनेगा तो ऑक्सीडेटिव। और ये लास्ट में, इसके बाद कोई ऑक्सीकरण नहीं होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन पूरा घूमता रहता है चारों तरफ चेन के रूप में। तो ये ईटीसी, तीनों का मतलब मैंने बता दिया है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी आप तो ये बताओ। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया था? ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ पर क्या मिला था? 2NADH2 और 2 ATP, यही मिला था, आपको पता है। उसके बाद पहली रिएक्शन हो गई कंप्लीट। उसके बाद हमने किया है लिंक रिएक्शन। उसमें क्या मिला? 2 NADH2। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में क्या मिला? एक क्रेब्स साइकिल की बात करें तो उसमें क्या मिला? क्रेब्स साइकिल एक बार चलेगा तो उसमें 3 NADH2, 2 FADH2 और 1 ATP। ठीक है, तो 2 बार चलेगा तो 6 NADH2, 4 FADH2 और 2 ATP या GTP। एक से एक मिलता है, दो से दो। ठीक है, यही मिला है टोटल। अब देखो यहाँ पर 2 ATP हमको प्राप्त हो गए डायरेक्ट। आप इससे याद रखो, डायरेक्ट प्राप्त हुए, यहाँ कोई डायरेक्ट एटीपी प्राप्त नहीं है। और यहाँ पर हमें टोटल 2 बार में 2 एटीपी प्राप्त हो गए डायरेक्ट। तो हमें टोटल 4 एटीपी पूरे श्वसन में, कुल एटीपी एक ग्लूकोज से पूरे श्वसन में तीनों अभिक्रियाओं से गुजारने के बाद में हमें 4 एटीपी ही प्राप्त हुए हैं ओरिजिनली, तो कैश जिसको बोलते हैं। बाकी हमें सब चेक में प्राप्त हुए हैं, जैसे NADH2 जाओ आप ETS चलाओ और ATP में कन्वर्ट करो, इसमें तो ATP ही नहीं। तो अब हमको क्या करना है? 6 NADH2 को, 2 NADH2 को, 2 NADH2 को, इसका मतलब 1 2 4 और 6 10 NADH2 और 4 FADH2, इन सबको मिलाकर, सबको उठाकर कहाँ ले जाना है? ETC में, यानी लास्ट अंतिम ऑक्सीकरण करवाना है इनका, ताकि इनसे हम क्या जो बोलते हैं, जैसा कि हम बोलते हैं कि जैसे कि हम बोल रहे हैं NADH2 से 3 ATP मिलते हैं और FADH2 से 2 ATP मिलते हैं। ये हमको पता है, नहीं पता तो याद रखना पड़ेगा, आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। NADH2 3 ATP, FADH2 2 ATP। ठीक है, तो ये कहाँ मिलते हैं? वाया मतलब थ्रू, किसके? ETC यानी ETS के थ्रू। तो इसीलिए से हम क्या चला रहे हैं, इसीलिए हम लास्ट में अंतिम शोषण करवा रहे हैं, ताकि ये जो हमारे पास चेक के रूप में ATP प्राप्त हुए हैं, चेक ये, इनको हम कैश यानी ATP में तब्दील करेंगे। तो जो ये FADH2 NADH2 है, इनका ये ऑक्सीकरण करवा के हम क्या कर लेंगे? ATP बना लेंगे, ताकि हमें टोटल ATP एक ग्लूकोज से कितने प्राप्त होंगे वो हम देखेंगे एनर्जी कैलकुलेशन या बायो एनर्जेटिक्स में। यहाँ तक बात समझ में आई तुम्हें? चलो अब हम आगे इसमें पढ़ते हैं। इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है और वो याद रखनी है। जैसे अगर मैं आपको ETS या ETC पढ़ाने लग जाऊंगा तो इसमें 1 घंटे का लेक्चर निकल जाएगा। आपको यहाँ पर डायरेक्ट चीज़ें याद रखनी है कि हाँ ऐसा हो रहा होगा, जब मैं बोल रहा हूँ तो हो रहा होगा, है ना, क्योंकि आपके आना यही है। आप कितना ही पढ़ लो, घूम फिर के क्वेश्चन इनमें से आने, जो मैंने यहाँ पे लाइन लिख रखी है। तो आपको तो ये पता होना चाहिए, यहाँ ऑक्सीजन यूज होगी, ठीक है, यहाँ वाटर बनेगा, CO2 बनेगी, ऑक्सीजन यूज होगी, इनर मेम्ब्रेन पे चलता है। सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये कहाँ पर चलता है, इनर मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन भी सबसे सर्वाधिक बार पूछा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली, किस पर? आंतरिक झिल्ली पर ये चलता है। क्या? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, ये चलता है आंतरिक झिल्ली पर। बाकी लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल कहाँ चलते हैं? मैट्रिक्स में। और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चलती है?
साइटोसोल या साइटोप्लाज्म। याद रखना, जो इस ईटीसी यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन का जो इलेक्ट्रॉन चलने लगता है वो लास्ट में कहाँ जाके रुकता है, ऑक्सीजन पर। तो अंतिम लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करती है, ऑक्सीजन, याद रखना। ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है और माइनस हो जाती है, और यहाँ पर H प्लस कुछ पड़े होते हैं तो ये जुड़कर H2 में तब्दील हो जाते हैं, बस इतना सा होता है। H प्लस कौन से वाले हैं सर, ये वही NaDH2 वाले, H प्लस जो H प्लस निकल गए NAD बन के वापस घूम रहे हैं वो, ठीक है। होता क्या है, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ बता देता हूँ, ठीक है। चलो, अब आप इतनी जिद कर ही रहे हो तो बता देता हूँ थोड़ा सा। थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है। और ये इनर मेम्ब्रेन भी ऐसे बना देता हूँ, ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब ये NaDH2 यहाँ पर है, FADH2 यहाँ पर है, और इस साइड पर पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस है, और यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है। क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं NAD प्लस H2 में, और ये हो जाता है FAD प्लस H2 में। अभी जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन क्या होता है, देखो NAD है और H2 निकले हैं, ठीक है। तो इन पे इलेक्ट्रॉन भी आए होंगे, हाइड्रोजन है ना ये, तो इलेक्ट्रॉन भी, इन पे इलेक्ट्रॉन भी हैं तो ये माइनस वाले हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन, पूरे इलेक्ट्रॉन इस चेन में चलने लगते हैं, ये इनर मेम्ब्रेन पे। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के चलने लगते हैं, और हाइड्रोजन जितने भी हैं वो इकट्ठे होकर कहाँ जाने लगते हैं, इधर की साइड पे। या हाइड्रोजन 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 ऐसे इधर की साइड पे जाने लगते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो, अब आप सोचो NAD है, माइनस होगा जब भी तो इस पर प्लस आके जुड़ेगा, ठीक है। तो जब भी तो ये दो माइनस होंगे तो NaDH2 होंगे। अब आप इसको तोड़ोगे तो वापस NAD माइनस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H प्लस, इतनी सी केमिस्ट्री तो आती होगी आपको, ठीक है ना। H प्लस वाले इलेक्ट्रॉन इसने रख लिए तो माइनस, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चलते हैं, इनर मेम्ब्रेन पे चलते हैं ऐसे। इनर मेम्ब्रेन पे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चार प्रकार के साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स होते हैं, साइटोक्रोम्स काम आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं और हाइड्रोजन इधर बहुत सारे भर गए, तो हाइड्रोजन पूरा प्रेशर बनाते हैं इधर, तो इधर जाते वक्त हाइड्रोजन इधर चले जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन लास्ट में किस पे चला जाता है, O2 पर चला जाता है, तो O2 माइनस क्यों जाती है, और हाइड्रोजन इधर है तो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेंगे तो H प्लस, तो यहाँ पर बन जाएगा H2O। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किसने ग्रहण किया, ऑक्सीजन ने। ये ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हाँ, बेसिक आइडिया यही है इसका। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करेगा, CO2। और यहाँ पर बहुत सारे साइटोक्रोम भी होते हैं, साइटोक्रोम्स। साइटोक्रोम एक प्रकार के वर्णक है, आयरन आयरन कॉपर वाले वर्णक है, कॉपर होती है मेन तो इनमें, कॉपर धातु से बने हुए साइटोक्रोम होते हैं, वर्णक है। और अलग अलग प्रकार के वर्णक होते हैं, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, अलग अलग प्रकार के वर्णक होते हैं, जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला अगर साइटोक्रोम पूछे, लास्ट इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला साइटोक्रोम पूछे कि कौन सा साइटोक्रोम करता है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, अब यहाँ से ऐसे ऐसे जा रहा है, इसको लास्ट में जाना कहाँ है, ऑक्सीजन के ऊपर, तो अंतिम क्या हो गया, ऑक्सीकरण। लेकिन यहाँ जैसे साइटोक्रोम बी है, यहाँ साइटोक्रोम सी है, यहाँ साइटोक्रोम A3 है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर लास्ट में ऑक्सीजन भी जाएगा। लेकिन साइटोक्रोम वाली चेन में सबसे पहले लास्ट में कहाँ जाएगा, साइटोक्रोम A3 पर, तो साइटोक्रोम A3 पर जाता है, अंतिम साइटोक्रोम होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन जाता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर साइटोक्रोम होता है, साइटोक्रोम A3। लेकिन अंतिम रूप से इलेक्ट्रॉन, अगर आपसे डायरेक्ट पूछा गया कि श्वसन की अभिक्रिया में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही सिंपल तो ऑक्सीजन। पूछे अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही साइटोक्रोम कौन सा है, तो साइटोक्रोम A3, ठीक है। चलो, यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई मुझे लगता है जहाँ तक। चलो अब आगे देखते हैं थोड़ा सा और मामला, इसमें टोटल एनर्जी की गणना कर लेते हैं हम। एक बार एनर्जी की गणना कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको कि NADH2 से तीन क्या मिलती है, 3 ATP, FADH2 से कितना मिलता है, 2 ATP, जो आपको बता दिया है, मैंने बताया होगा अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। चलो चलो इसकी गणना करने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। चलो, तो पहले ले लो आप पहली रिएक्शन,
ग्लाइको, इसको ध्यान से समझना, ग्लाइकोलाइसिस क्या है इसमें, 2NADH2। ये कहाँ गई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में, वाया, वाया मतलब थ्रू, और क्या बना लिया, 2 NADH2 बने थे, तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 6 ATP। और इसके अलावा 2 ATP बने थे शुद्ध रूप से, तो 2 ATP तो डायरेक्ट बने थे सबस्ट्रेट लेवल पर, तो 2 ATP। तो ग्लाइकोलाइसिस का मैंने आपको बताया था कि 8 ATP होते हैं, 2 तो बनते हैं डायरेक्ट, 2 बनते हैं ETS, इसके थ्रू बनते हैं, ठीक है। उसके बाद लिंक रिएक्शन, उसमें तो ATP का डायरेक्ट काम है ही नहीं, वहाँ तो 2 NADPH2 ही बनते हैं, किसके थ्रू, ETS के थ्रू, तो यहाँ पर 6 ATP। अब आ गया अपने पास तीसरा क्रेब्स चक्र। क्रेब्स हम 2 बार ही करेंगे डायरेक्ट, है ना, एक बार में 3, तो 2 बार में 6 NADH2, एक बार में 1, तो 2 बार में 2 FADH2, एक बार में 1 ATP, तो 2 बार में 2 ATP या GTP। ये ETS के थ्रू, ये भी ETS के थ्रू बनेगा, ये डायरेक्ट एक एक करके 2 तो बनेंगे ऐसे ही, ठीक है। तो 6 NADH2, 3 1 में, तो 2 में 6, 6 NADH2, 6 गुणा 3 कितने हो गए, 18 ATP। FADH2 का क्या होता है, 2, 2 गुणा 2 4 ATP, और 2 ATP का 2 ATP, 2 ATP कितने हो गए, 6 और 18 24 ATP। तो 2 क्रेब साइकिल से 24, एक लिंक रिएक्शन से 6, तो 24 और 6 30, और ग्लाइकोलाइसिस से 8, तो हो गए टोटल 38 ATP। अर्थात इस प्रकार से हमने एक ग्लूकोज से 4 रिएक्शन के तहत 38 ATP यहाँ पर बना लिया है, ठीक है। तो ये भी लिखा हुआ है कि एक ग्लूकोज प्रोकैरियोट में कितने बनते हैं, 38। और हम प्रोकैरियोट की पढ़ते हैं ज़्यादातर क्योंकि सिंपल होती है, इसलिए प्रोकैरियोट की संरचना पढ़ लेते हैं, रेस्पिरेशन भी प्रोकैरियोट का हम पढ़ लेते हैं, ठीक। एक ग्लूकोज 38 ATP यहाँ पर प्राप्त हो जाता है प्रोकैरियोट में। लेकिन यूकैरियोट में क्या होता है, यूकैरियोट मतलब जंतु और पादपों में क्या हो सकता है, मेनली तो जंतु मान लो आप, है ना, जंतु और पादप दोनों यूकैरियोट में। प्लांट में आपको समझ में नहीं आया तो याद रखना, यूकैरियोट मतलब प्लांट और एनिमल, प्लांट और एनिमल दोनों क्या होते हैं, यूकैरियोट। प्रोकैरियोट क्या होते हैं, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज, रिकेट्सिया, ये सब क्या होते हैं, प्रोकैरियोट, ठीक है। तो प्रोकैरियोट में था 38 ATP बनेगा, और आंसर भी इसी के बेस पे जाता है, ठीक है। लेकिन यूकैरियोट में क्या होता है, ग्लूकोज से कभी कभी 38 भी बन सकते हैं और 36 भी, जो कि आपकी प्रॉब्लम होती है हमेशा, क्यों बन रहे हैं ऐसा, 38 और 36 बनते हैं। याद रखना, जब हम NADH2 को और FADH2 को जब हम लिंक क्रेब साइकिल में लाते हैं, ETS में लाते हैं, सॉरी ETS में लाते हैं, तो यहाँ पर कुछ सटल मतलब कुछ वाहक वाहक यूज होते हैं, उठाकर लाने के लिए वाहक यूज होते हैं। किससे, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रही है, आपको पता होगा ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में, और उसमें क्या बन रहा है, 2 NADH2 बन रहा है, ठीक है। अब इनको उठा के लाना है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, तो स्पेस है ना थोड़ा सा, तो देखो एक टोटल जगह में से आप किसी एक कोशिकांग के अंदर घुसा रहे हो किसको, NADH2 को, तो वहाँ पे कुछ शटल यानी कुछ वाहक चाहिए, वो क्या कर लेते हैं, थोड़ा बहुत किराया ले लेते हैं, इसलिए कभी कभी 38 की जगह 36 ATP लग जाता है। तो पहला जो शटल होता है वो ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल होता है, पहला शटल ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल होता है, वो होता है उसके थ्रू अगर जाएंगे तो वो कितने ATP बनेंगे, 36, 2 ATP का नुकसान हो जाएगा। और ये मस्तिष्क में और मांसपेशियों में होता है कि जहाँ पर ग्लूकोज टूटकर 38 ना देके केवल 36 ATP देता है। इसका कारण ये है कि ब्रेन और मसल्स की जो सेल है उनमें जो शटल चलता है, मतलब कि ग्लाइकोलाइसिस से बने हुए NADH2 को माइटोकॉन्ड्रिया में उठाकर ले जाने के लिए जो वाहक होता है वो कौन होता है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल होता है, जो कि ब्रेन और मसल में चलता है। तो ब्रेन और मसल में हमेशा 36 ATP ही बनते हैं, और बाकी जगह पे कौन चलता है,
मेलेट एस्पार्टेट शटल, दूसरा शटल है। इससे पूरे शरीर में क्या बनते हैं 38 एटीपी। तो बैक्टीरिया की तरफ केवल दो जगह पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ब्रेन और मसल, जहाँ पर चलेगा ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, और जहाँ पर मेलेट एस्पार्टेट शटल चलेगा वहाँ पर क्या होगा 38 एटीपी बनेंगे। चलो ये तो बात हो गई, एक ग्लूकोज से 38 एटीपी आपको 38 याद रखना है, 36 स्पेशल केस में याद रखना है। ठीक है, कुछ एस्पिरेशन के बारे में कुछ आवश्यक तथ्य, जैसे हमने ग्लूकोज लिया तो उससे क्या बना 38 एटीपी। मान लो हम सुक्रोज ले लेते हैं, सुक्रोज क्या होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज ले लेते हैं तो कितने बनते हैं, तो याद रखना 80 एटीपी प्राप्त होते हैं। शक्कर का दाना खाने पर हमें कितना दो एटीपी 80 एटीपी प्राप्त होते हैं। इसलिए तो तुरंत एनर्जी के लिए ग्लूकोन डी पिलाते हैं, गन्ने का जूस पीते हैं, शक्कर खा लेते हैं, मीठा खा लेते हैं कुछ, तो एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो एक सुक्रोज के अणु से अगर आप चलाओगे शोषण करोगे तो उससे हो जाएगा आपका, क्योंकि देखो ग्लूकोज अल्टीमेटली जाना किस में, फ्रक्टोज सुक्रोज सॉरी सुक्रोज जाना किस में ग्लूकोज में, और फ्रक्टोज में जाना है, फ्रक्टोज भी अल्टीमेटली ग्लूकोज में बदलना है, क्योंकि शोषण तो किससे चलेगा ग्लूकोज से। ठीक है, चलो लेकिन कैलकुलेशन में 2-3 एटीपी बढ़ जाते हैं, इसलिए सुक्रोज में क्या होता है, सुक्रोज में हो जाता है अपने पास। अगर कोई पूछे कि सुक्रोज अगर ग्लूकोज की जगह सुक्रोज यूज कर लें तो कितने एटीपी का फायदा होगा, तो आप इससे ये कंडीशन ध्यान रख सकते हो, एक सुक्रोज से 80 एटीपी मिलते हैं। अगर एक फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट से 40 एटीपी मिलेंगे, पूछ सकते हैं क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, बीच में से उठा के दे दिया है। एक फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है, बाइफॉस्फेट 40 एटीपी, एक पायरुविक एसिड से 15 एटीपी, एक एसिटाइल कोएंजाइम से यानी एक क्रेब साइकिल से 12 एटीपी। एक क्रेब साइकिल का तो मैंने बता ही दिया आपको पूरा डिटेल में, इसका बताने की जरूरत में समझता नहीं। पायरुविक एसिड का मैं बता देता हूँ थोड़ा। देखो पायरुविक एसिड, एक पायरुविक एसिड आपको पता है एक एसिटाइल कोएंजाइम बनाएगा, एक एसिटाइल कोएंजाइम एक क्रेब चक्र चलाएगा, एक एसिटाइल कोएंजाइम से 12 हो गए, एक पायरुविक एसिड है तो एक NADH2 बनाएगा, दो पायरुविक एसिड दो होता, एक है तो केवल एक ही बात करेंगे, तो एक से क्या होगा 3 एटीपी, और फिर वो एसिटाइल कोएंजाइम भी एक ही बनाएगा, एक एक की बात चल रही ना, तो एक ही बनाएगा, तो एक से 12, 12 3 और 15, ये यहाँ पर अपने पास हो गया है कंप्लीट। ठीक है, तो ये श्वसन से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है इसके कि सर हमें क्वेश्चन में दिक्कत आ रही तो आप मुझे क्वेश्चन बेझिझक भेज सकते हो। बाकी और भी अगर कोई समस्या हो तो आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पर्सनल कांटेक्ट, फ़ोन, किसी से भी बेझिझक जुड़ सकते हो, कॉल कर सकते हो। कभी भी आप ये वीडियो 1 साल बाद देखो, 2 साल बाद देखो, कभी भी देखो आप, जब तक मैं ज़िंदा हूँ आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बातचीत होती रहेगी। चलो आज ख़त्म करते हैं रेस्पिरेशन का चैप्टर, उसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, धन्यवाद, शब्बा खैर।